नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं पर चर्चा किया था और उसी विशेषताओं में एक विशेषता यह था कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्तूप है वो सीधा और उल्टा दोनों बनता है। अब हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्तूप है वो किसको प्रदर्शित करता है। मेरे विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में जब हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने सजीव घटक की चर्चा किया और बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो सजीव घटक है वो तीन है। एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है और एक अवघटक है। तो जो पारिस्थितिकी जो स्तूप है वह उत्पादक और उपभोक्ता को प्रदर्शित करता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि प्रकृति का जो विभिन्न प्रकार के जो परिवार हैं उस परिवार में उत्पादक और उपभोक्ता की क्या स्थिति है उसी को दर्शाने का प्रयास करता है। उपभोक्ता में दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पारिस्थितिकी स्तूप है वह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। जो ये प्रदर्शन है, जो स्तूप बनता है वो तीन प्रकार के स्तूप बनते हैं, यानी कि जो पारिस्थितिकी स्तूप है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जीव संख्या पिरामिड, दूसरा जीव भार पिरामिड और तीसरा संचित ऊर्जा पिरामिड या स्तूप। ये तीन प्रकार के होते हैं और इसी में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संचित ऊर्जा स्तूप किस प्रकार के उपभोक्ता और उत्पादक को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो हम चलते हैं जीव संख्या पिरामिड पर कि जीव संख्या स्तूप क्या है या जीव संख्या पिरामिड किसे कहते हैं। जीव संख्या पिरामिड का तात्पर्य है कि यह स्तूप किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले उत्पादक और उपभोक्ता यानी शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। उत्पादक और उपभोक्ता के जीवों की संख्या, उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को प्रदर्शित करता है जीव संख्या पिरामिड। स्तूप देखते हैं सीधा और उल्टा कैसे बनता है। यह अगर इस तरह का संरचना बनती है तो हम इस संरचना को कहते हैं कि यह सीधा है, और अगर कोई संरचना ऐसे बनती है तो हम कहते हैं कि वह स्तूप उल्टा है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीव संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड है वो सीधा बनेगा, कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं और लेते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र। ये वन का पारिस्थितिकी तंत्र है और यहां पर कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो अगर हम देखें कि वन में सबसे अधिक संख्या किसकी होगी, उपभोक्ता की होगी कि उत्पादक की होगी। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि वनों में सबसे अधिक संख्या पेड़ पौधों और घास फूस की होगी। तो इसका मतलब कि जो उत्पादक है वो आधार पर होगा, यहां पर उत्पादक होगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता में शाकाहारियों की संख्या ज्यादा है कि मांसाहारियों की। तो वन की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहां पर उत्पादक के बाद जिसकी संख्या सबसे अधिक है वह शाकाहारी की है, तो शाकाहारी यहां मध्य पर आ जाएगा। इसके बाद शाकाहारियों से कम संख्या किसकी है, मांसाहारी की है, तो मांसाहारी शीर्ष पर आ जाएगा।
तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जीव संख्या के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र में वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो सीधा बनेगा। ध्यान दीजिए, संख्या के आधार सबसे ज्यादा संख्या उत्पादक की होगी, इसके बाद शाकाहारी की होगी, शाकाहारी के बाद कम संख्या मांसाहारी की होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें उत्पादक यहां पर आ जाएगा, यानी सबसे कम संख्या उत्पादक की होगी, इसके बाद उससे अधिक संख्या शाकाहारी की होगी और सबसे अधिक संख्या मांसाहारी की होगी। यानी कि प्रकृति का वो कौन सा परिवार है जिसमें यह संरचना दिखे। उसे नियमतः यह दिखना चाहिए, उत्पादक सबसे अधिक होना चाहिए, उत्पादक के बाद शाकाहारी की संख्या होनी चाहिए, शाकाहारी के बाद मांसाहारी की होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो पेड़ का अपना परिवार है, एक पेड़ है, पेड़ एक है और इस पर आश्रित रहने वाले, उसके पत्तों पर आश्रित रहने वाले जो जीवों की संख्या है वो पेड़ से अधिक है। तो पर्टिकुलर पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो परिवार है उसका जो पिरामिड बन रहा है वो उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पेड़ पर आश्रित शाकाहारियों की संख्या अधिक हो गई। पर्टिकुलर एक पेड़ की बात हो रही है, पेड़ के अंदर का जो पेड़ पर आश्रित रहने वाले जो परिवार है, और फिर हम देखेंगे कि पेड़ पर रहने वाले जो मांसाहारी प्राणी हैं उनकी संख्या शाकाहारियों से भी अधिक है, इनकी संख्या शाकाहारियों से भी अधिक हो जाती है। तो जो पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र है जीव संख्या के आधार पर, जीवों की संख्या के आधार पर उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हम अन्य पारिस्थितिकी तंत्र को ले लें, जैसे तालाब को लेते हैं। तालाब में रहने वाले जो उत्पादक हैं जैसे शैवाल, अन्य वनस्पतियां, इनकी संख्या, तालाब में रहने वाले उपभोक्ता जैसे मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, मेढक हैं, इनसे ज्यादा संख्या में है। तो तालाब में भी देखते हैं कि जो उत्पादक है वो आधार पर है, संख्या के आधार पर, और उत्पादक पर आश्रित रहने वाले शाकाहारी मछलियां, यानी शाकाहारी जीव जो तालाब में रह रहे हैं वो इससे कम संख्या में है, तो ये मध्य में आ गया। और बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों पर आश्रित है, शाकाहारी मछलियों पर, उनकी संख्या इससे कम है, यानी कि शीर्ष पर है। तो तालाब का भी जो पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा जीव संख्या के आधार पर, वो भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो उल्टा किसका बन रहा है, पेड़ का बन रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग जितने भी तंत्र हैं वो सभी जीव संख्या के आधार पर सीधा बनेंगे सिवाय पेड़ को छोड़ देंगे। ये तो जीव संख्या के आधार पर हो गया जो पारिस्थितिकी बन। अब जो है जीव भार की बात होती है। जीव संख्या में मैंने ये बताया था कि इस पिरामिड यह दर्शाता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या का स्तर क्या है, कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, इसको बताने का प्रयास करता है। जीव भार में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में वजन किसका अधिक है, उत्पादक का अधिक है कि उपभोक्ता का अधिक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार है वह उत्पादक और उपभोक्ता के भार को प्रदर्शित करता है, यानी उसके वजन को प्रदर्शित करता है। और अब हम ये जानने का प्रयास करें कि इस आधार पर जो स्तूप बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो जीव भार के आधार पर भी जो पारिस्थितिकी स्तूप बनता है वो सीधा और उल्टा दोनों बनता है। फिर हम वही उदाहरण लेते हैं, वन का ही लेते हैं। तो वन में हम देखेंगे संख्या का आधार, भार का आधार पर देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे ज्यादा वजन किसका है, उत्पादक का है कि उपभोक्ता का है। तो जंगल के सभी वृक्ष का वजन एक तरफ कर लीजिए, घास फूस भी मिला लीजिए। इसके बाद जो जंगल के उपभोक्ता हैं उनका वजन कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा वजन किसका निकलेगा, उत्पादक का निकलेगा। यानी कि जीव भार के आधार पर भी जो वन का पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो उत्पादक है स्तूप के आधार पर होगा, वजन सबसे अधिक इसी का होगा। इसके बाद जो उपभोक्ता हैं
उसमें शाकाहारी और मांसाहारी का अलग अलग वजन करें तो सबसे ज्यादा वजन भार किसका होगा? शाकाहारी का होगा। तो शाकाहारी मध्य पर है। इसके बाद उत्पादक से कम वजन किसका होगा? शाकाहारी का। और सबसे कम वजन किसका होगा? मांसाहारी का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो वन का पारिस्थितिकी तंत्र है, जीव भार के आधार पर सीधा बनेगा और संख्या के आधार पर भी सीधा बनेगा। तो उल्टा किसका बनेगा, यही जानना है। जो तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, भार के आधार पर वो उल्टा बनता हुआ प्रतीत होता है। और संख्या के आधार पर हमने देखा कि तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्तूप बन रहा है वो सीधा बन रहा है, लेकिन भार के आधार पर उल्टा वो प्रतीत होता है। देखने का प्रयास करते हैं। ये तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें उस तालाब में पाए जाने वाले जो उत्पादक हैं, जैसे शैवाल है और जलीय वनस्पतियां हैं, उनका वजन और उपभोक्ता का वजन अगर हम करें, यानी उस तालाब की बात कर रहा हूं जिस तालाब को किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया गया, वो पूरी तरह नेचुरल स्थिति में है, तो वहां पर जो उपभोक्ता है उसका वजन अधिक हो जाता है और जो उत्पादक है उसका वजन सबसे कम हो जाता है। तो उत्पादक यहां पर आ जाता है, यानी कि तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस तंत्र में जो उत्पादक है उसका वजन सबसे कम है, यानी वो शीर्ष वाली स्थिति पर आ जाता है। और इसके बाद जब उपभोक्ता के जब हम वजन करते हैं शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के बीच में, तो जो शाकाहारी प्राणी हैं तालाब में रहने वाले, अगर उनका वजन करते हैं और मांसाहारी का वजन करते हैं तो सबसे ज्यादा वजन मांसाहारी का होता है। तो मांसाहारी आधार पर आ जाता है और इसके बाद मांसाहारी से कम वजन शाकाहारी का दिखता है और शाकाहारी से कम वजन उपभोक्ता का दिखता है। तो जो तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जीव भार के आधार पर उल्टा बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही जानना है और परीक्षा में यही पूछा भी जाता है। और ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होनी चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, जीव संख्या के आधार पर पूछ रहा है कि जीव भार के आधार पर पूछ रहा है। तो तालाब को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। एक जगह यह स्तूप सीधा बनता हुआ दिखाई देता है और एक जगह वो उल्टा हुआ दिखाई देता है। इसी को समझना है कि वो कौन सी परिस्थिति है और किस परिस्थिति में यह स्तूप उल्टा बनेगा और किस परिस्थिति में यह सीधा बनेगा। तो सिर्फ जीव संख्या और जीव भार को ध्यान देना है कि परीक्षा में किसको पूछ रहा है, जीव संख्या के आधार की पिरामिड को पूछ रहा है कि जीव भार के आधार पर। तो जब हम जीव भार की बात करते हैं तो उस समय जो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है वह उल्टा बनता है और जीव संख्या के आधार पर सीधा बनता है। तालाब वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। इसके बाद हम चलते हैं संचित ऊर्जा पिरामिड पर कि यह किसको प्रदर्शित करता है। संचित ऊर्जा पिरामिड यह दिखाता है कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में ऊर्जा का जो संचार है वो किस क्रम में है। तो हमेशा जो ऊर्जा का संचार है, जो प्रवाह है, वो उत्पादक से शाकाहारी में और शाकाहारी से मांसाहारी में ही होता है, कभी रिवर्सेबल नहीं होता। तो इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र में संचित ऊर्जा प्रवाह का जो स्तूप बनेगा वो सदैव सीधा बनेगा, कभी उल्टा बनेगा ही नहीं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के परिवार में अगर आप जाएं तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इसी क्रम में मिलेगा। सबसे पहले उत्पादक में, फिर उत्पादक से उपभोक्ता में जाएगा। तो उपभोक्ता में भी शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सदैव सीधा बनेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ संचित ऊर्जा स्तूप होता है, पिरामिड। हमें आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। एक तो कौन सा पिरामिड सीधा बनेगा, कौन उल्टा बनेगा, और आपसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जीव संख्या पिरामिड कौन से कथन को प्रदर्शित करता है। तो जानना होगा कि यह जो पिरामिड है उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को प्रदर्शित करता है,
अगर जीव भार पूछ देता है तो वह किसको प्रदर्शित करेगा? उत्पादक और उपभोक्ता के भार को प्रदर्शित करेगा। यही आपको समझना है। हमें आशा है कि पारिस्थितिकी स्तूप को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और इससे आने वाले प्रश्नों पर भी आपका ध्यान संकेंद्रित हुआ होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछेगा। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को आप ज्यादा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद जो पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र है वो संख्या के आधार पर सिर्फ उल्टा वही बन रहा है। तो हमें आशा है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।